हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और हमने डिस्कस की थी अलग अलग इलास्टिसिटीज जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, जो कि हम रिलेटेड गुड्स को जिसके वो मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी में हमने किया था टोटल आउटले मेथड। अगर आपको टोटल आउटले मेथड की वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। इसका लिंक भी मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो है प्रोपोर्शनेट मेथड और पॉइंट मेथड। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनेट मेथड। तो प्रोपोर्शन जो है वो क्या होती है? अगर हमें किसी भी चीज का प्रोपोर्शन देखना होता है उसका मतलब है कि कितना पोर्शन या कितना परसेंटेज। तो बस उसी तरीके से बाय प्रोपोर्शनेट मेथड हम ये देखते हैं कि परसेंटेज चेंज जो है, जब प्राइस में इतना परसेंट अगर चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आया है, उस परसेंटेज को देखकर हम क्या निकालते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो हमें पता है कि हम परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। से अगर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, आपको 480 मार्क्स मिले हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो अब आप किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, राइट? तो मार्क्स ऑब्टेन्ड है आपके 480, अपॉन में कितना करेंगे? 500 इनटू 100, राइट? तो वो कितना हो जाएगा आपका? 96 परसेंटेज हो जाएगा। तो under proportionate method, elasticity of demand is measured by the ratio of proportionate or percentage change in quantity demanded to the percentage change in price. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, elasticity of demand is percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा हमारा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, है ना, इनटू कर देंगे हम 100, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा 100 होता है। चेंज इन प्राइस को भी हम इसी तरीके से करेंगे, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। अब ये 100 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा सिंपली। अब हमारे पास क्या बचा? ये बचा। अब अगर हमें चेंज निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालते हैं? निकालते हैं ना n माइनस n1, है ना? उसी तरीके से यहाँ पे भी हम निकालेंगे, सॉरी n1 माइनस n निकालते हैं हम। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो मान लेते हैं हम इनिशियल को रहने देते हैं q और न्यू क्वांटिटी डिमांडेड जो प्राइस चेंज होने के बाद है उसको Q1 रखते हैं। उसी तरीके से इनिशियल प्राइस को P रखते हैं और जो न्यू प्राइस आता है उसको P1 रखते हैं। ठीक है, अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो चेंज हमें किस तरीके से मिलेगा? अगर पहले क्वांटिटी डिमांडेड 8 थी और अब 12 हो गई है तो हमें चेंज निकालना है जो कि है 4, तो हम करेंगे 12 माइनस 8। तो उसी तरीके से Q1 माइनस Q करेंगे अपॉन Q, नीचे में भी इसी तरीके से होगा P1 माइनस P अपॉन Q। सही। अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। Q1 माइनस Q क्या हो गया? डेल्टा Q अपॉन Q हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हमें बता रहा है? चेंज बता रहा है। तो चेंज को हम क्या करते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं।
उसी तरीके से P1 माइनस P क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P, क्योंकि यहाँ पे P1 माइनस P सिंपली क्या है, चेंज है, तो चेंज जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं डेल Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल P अपॉन P, राइट। अगर हम इसका साइन चेंज करते हैं, जब हम साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब ये है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये आपको एक रीअरेंज्ड फॉर्म में मिलेगा, आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, डेल्टा डेल्टा वालों को एक साइड ले आए, इंटू P अपॉन Q, ठीक है। इसमें लिख देंगे माइनस में, या कुछ बुक्स में इस तरीके से भी होता है P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो है ये एक दूसरे के सामने, जैसे डेल्टा Q है तो उसके एकदम जो है सामने क्या आएगा, यहाँ पे Q आएगा, और यहाँ पे अगर डेल्टा P है तो उसके एकदम पे सामने क्या आएगा, आना चाहिए, P आना चाहिए। इस तरीके से जो है आप अपने इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड। आई होप आपको इसका जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो हमने किस तरीके से डिराइव किया है, एक तरीके से डिराइव नहीं किया है, ये सीधा लिखा ही हुआ है, बट जो भी है आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे आपको ये फर्दर क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है एक, सपोज प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 4 पर, ठीक है, 4 पर कप, 4 पर कप पे डिमांड कितनी है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, इट इज 1। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू ₹2, P1 हो जाता है हमारा ₹2, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 4 कप्स, तो हमारा जो QD1 है वो कितना हो रहा है, 4। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। इजी। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें चेंज निकालना है। तो चेंज निकालने के लिए हम देखेंगे कि P1 माइनस P कितना हो जाएगा, -2, मतलब डेल्टा P क्या है हमारा -2, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, QD1 माइनस QD, मतलब कि 3 हो जाएगा। देखो 2 माइनस 4, छोटे में से बड़ा है तो -2, उसी तरीके से 4 माइनस 1, 3। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा था डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P बाई Q इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, एक और बात, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये हमेशा इसलिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब हमें पता है P क्या है, QB क्या है। P हमारा है 4 अपॉन Q क्या है 1 इंटू डेल्टा Q कितना निकाला हमने, 3 निकाला, और डेल्टा P कितना निकाला हमने, -2 निकाला। अब माइनस और माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, 2/1 इंटू 3 बचा, तो 2/1 इंटू 3 कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आई है, 6 आई है, विच इज ग्रेटर देन 1, therefore it is more elastic by 6। तो इस तरीके से जो प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। तो जो हमारा पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड होता है, ये क्या करता है, एक डिमांड कर्व के अलोंग डिफरेंट पॉइंट्स पे जो हमें क्या बताता है, इलास्टिसिटी बताता है कितनी होगी। अच्छा, जो हमारा ज्योमेट्रिक मेथड होता है ये भी एक फॉर्मूला यूज करता है। उस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या है, सेगमेंट्स का जो है साइज या उनका लेंथ देख के क्या कर सकते हैं, हम इलास्टिसिटी अपनी जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। तो जो पॉइंट मेथड होता है, इट यूजेस अ डिमांड कर्व टू मेजर elasticity at different points। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मेथड से जो है किस तरीके से कैलकुलेट होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है अगर हमारा डिमांड कर्व, डिमांड कर्व को हम नाम देते हैं MN, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे क्वांटिटी रहती है और यहाँ पे प्राइस। अब मान लो P एक पॉइंट है, हमने एज्यूम करना है कि P एक पॉइंट है और ये P एक ऐसा पॉइंट है जो इस डिमांड कर्व को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मतलब वो उसकी ओरिजिन से आएगा, ये P एक पॉइंट है जो MN डिमांड कर्व को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये आ गई हमारी अपर सेगमेंट और ये आ गई हमारी लोअर सेगमेंट। ये है हमारा मिड पॉइंट। तो अब इस पूरे के पूरे डिमांड कर्व पे हम कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जो है इलास्टिसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं वो देखें। सबसे पहले क्या है, इस डिमांड कर्व पे मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी। जैसे इस केस में एट पॉइंट P हमें पता है पॉइंट P क्या कर रहा है, इस डिमांड कर्व को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हेंस Pn and Pm are equal, Pn is equal to Pm, राइट, सिंस ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसका मतलब हुआ लोअर सेगमेंट आ गई हमारी Pn और अपर सेगमेंट आ गई हमारी Pm। 4/4 कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके से Pn/Pm भी कितना हो जाएगा, 1। तो एट पॉइंट P जब भी हम मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करते हैं डिमांड कर्व पे, तो वो हमेशा क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक होती है। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अब हम कुछ और पॉइंट्स की भी देख लेते हैं। मान लो इसको A रख लेते हैं और इसको B रख लेते हैं, ऑलराइट। अब हम पॉइंट A पे देख लेते हैं, एट पॉइंट A। अच्छा, अगेन हमें यही वाला फॉर्मूला जो है वो हर पॉइंट पे यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। एट पॉइंट A लोअर सेगमेंट दैट इज AN
अपॉन अपर सेगमेंट दैट इज AM। ठीक है, AN अपॉन AM, यानी कि AN इज ग्रेटर देन AM, है ना। तो जब हम 4/2 करेंगे, मान लो कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हमारी जो वैल्यू निकलती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। उसी तरीके से सिंस हमें पता है AN इज ग्रेटर देन AM, देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। अब हम पॉइंट बी पे देख लेते हैं। एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे BN है हमारी लाइन सेगमेंट और BM है हमारी अपर लाइन सेगमेंट। तो BN जो कि है लोअर लाइन सेगमेंट और BM जो कि है अपर सेगमेंट। अब हमें सामने दिख रहा है कि जो BN है वो BM से छोटी है। अगर हम इसी को डिवाइड कर देते हैं 2/4, तो आपको पता है कि इसका आंसर जो है वो 1 से कम आने वाला है, राइट, 0.5 आने वाला है ना। उसी तरीके से हम ये भी कंक्लूड करेंगे, सिंस BN is smaller than BM, therefore elasticity of demand is less than 1। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। अब बचे हमारे पास दो पॉइंट्स, एक है हमारे पास पॉइंट N और एक है हमारे पास पॉइंट M। एट पॉइंट N देखते हैं, यही कर लेते हैं। एट पॉइंट N हमें पता है एट पॉइंट N क्या है, लोअर सेगमेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/NM। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए हम यहाँ पे ये कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, 0। तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 0 होगी। अब बचा हमारे पास पॉइंट M। तो एट पॉइंट M अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारी लोअर सेगमेंट है NM और अपर सेगमेंट जो है वो सिंस पूरी कंप्लीट होगी है, तो अपर सेगमेंट की जगह हम लिखेंगे 0। तो NM अपॉन 0, एनी नंबर जब उसमें के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 वो क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, राइट। इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इस पॉइंट पे EV क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से एक डिमांड कर्व के अलोंग डिफरेंट पॉइंट्स पे हम इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं। आपने ये याद रखना है कि मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 1 होती है। अगर ये मिड पॉइंट से ऊपर है कोई भी पॉइंट, तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट पे है डिमांड करके, तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी होगी। उसी तरीके से अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट से नीचे वाली तरफ है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी। और अगर ये नीचे वाली साइड एक्सट्रीम एंड पे है, जहां पे हमारा डिमांड कर्व एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा लोअर सेगमेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड को हम यूज करके डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पे ये बता सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग इट।
जस्ट बाय लुकिंग एट इट यू कैन टेल कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, 0 होगी या इन्फिनिटी होगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।